हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे इस चैनल आरबीएस फिजिक्स पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाएं, ऑल करें, जिससे कि हमारे वीडियो के अपलोड होते ही इसके नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएं। मान लीजिए कई माध्यमों से होकर प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उस स्थिति में क्या संबंध होगा उनके अपवर्तनांकों में? कई माध्यमों द्वारा अपवर्तन। एक ये माध्यम है माध्यम 1, माध्यम 1 है और मान लीजिए इसका जो अपवर्तनांक है वो है μ1, निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक μ1। एक दूसरा माध्यम है माध्यम 2, इसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है μ2। यह है माध्यम 2। और यहां पर यह है आपका माध्यम 3। इसका निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक है μ3। और ये वही माध्यम है जो माध्यम यहाँ है, यानी ये माध्यम वही है जिससे किरण प्रवेश करती है। तो निर्गत किरण और आपाती किरण का माध्यम एक है, यानी इसका भी अपवर्तनांक है μ1। तो यदि आपाती किरण और निर्गत किरण का एक ही माध्यम रहता है तो आपाती किरण और निर्गत किरण आपस में समानांतर रहती है और इनका एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 रहता है। उदाहरण के तौर पर ये किरण यहाँ आई, ये अभिलंब है, ये किरण इधर मुड़ गई, यहाँ टकराई, यहाँ पर ये अभिलंब है, फिर ये किरण यहाँ आ गई और यहाँ टकराई और इसका ये किरण है। ये किरण और ये किरण दोनों समानांतर है, यानी जो किरण आ रही है हमारी ये और ये किरण O, A, B, C और D, तो किरण OA समानांतर CD, ये दोनों समानांतर हैं। चूंकि माध्यम 1 यौम माध्यम 4 एक ही है, इसलिए किरण OA समानांतर CD। अब यहां पर ये है I1, ये है R1, ये है I2, ये है R2 और ये है I3 और ये है R3। एंगल I इक्वल टू एंगल R3। निर्गत कोण और
आपतन कोण का, ये दोनों बराबर हैं क्योंकि माध्यम दोनों के एक हैं। आई एंगल आई बराबर एंगल R1, चूंकि माध्यम 1 एवं 4 एक ही है। तो एक विशेषता तो ये, दूसरी विशेषता ये है कि R1 और I2 बराबर है, I3 और R2 बराबर है। इसी प्रकार एंगल I2 बराबर I1 एकांतर कोण है, R2 बराबर I3 ये भी एकांतर कोण है। और ये आपतन कोण है और ये निर्गत कोण है। ये आपका निर्गत कोण है, निर्गत। और इसलिए इनके अगर हम अपवर्तनांक निकालते हैं तो इसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, यानी 2 का अपवर्तनांक A के सापेक्ष, इसलिए 2 1 μ2 2 का अपवर्तनांक A के सापेक्ष हो जाएगा साइन I अपान साइन R1 और 2 μ3, ये आपका 2 है, ये 3 है। 2 μ3 जब किरण यहां से यहां आती है तो इसका अपवर्तनांक किसके सापेक्ष, 3 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष, ये बराबर हो जाएगा साइन I2 अपान साइन R2, जो बराबर है साइन I2 बराबर साइन I2 बराबर R1। इसी प्रकार 4 का अपवर्तनांक 3 के सापेक्ष, एंड 3 μ4, 4 का अपवर्तनांक 3 के सापेक्ष साइन I3 अपान साइन R3, साइन I3 इक्वल टू R2, ये बराबर हुआ साइन R2 और साइन R3 इक्वल टू I, तो ये हो गया साइन I। और इसीलिए यदि इनको हम गुणा कर दें तो इन सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 μ2 2 μ3 और 3 μ4, ये आपका बराबर हुआ साइन I अपान साइन R1, साइन R1 अपान साइन R2 और साइन R2 अपान साइन I, या 1 μ2 2 μ3 और यह है 3 μ। माध्यम 4 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के बराबर ही है, इसलिए इसको हमने 4 की जगह 1 कर दिया। 4 इक्वल टू 1, यहां पर ये इससे कटा, ये इससे कटा,
और इससे कटा, दिस इज इक्वल टू 1। यदि किरण जिस माध्यम से प्रवेश करती है उसी माध्यम में निकलती है तो सारे अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 रहता है, और चाहे जितने ही माध्यम हो सबका गुणनफल 1 होगा। शर्त यह है कि जहां से चलता है, जो माध्यम से प्रवेश करता है उसी माध्यम से इसको बाहर निकलना चाहिए, या 2μ3 इक्वल टू 1/1μ2 इंटू 3μ1। यदि हम इसको नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ले आते हैं तो किरणों की दिशा बदल जाती है, और ये आपका बराबर हो जाएगा, ऊपर ले गए तो ये हो गया 1μ3, यह है 1μ2, तो 2μ3 इक्वल टू 1μ2 नीचे और 1μ3 ऊपर। 3 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 3 का अपवर्तनांक अपान 2 का अपवर्तनांक। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए हमें वायु के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है, यह है 3/2, तथा इसी हवा के सापेक्ष हमें पानी का पता है, यह है 4/3, और हमको निकालना है पानी के सापेक्ष कांच का, तो WμG हमको निकालना है पानी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष निकालना है उसका अपवर्तनांक, यानी W का अपवर्तनांक, इसके सापेक्ष निकालना W का अपवर्तनांक किसी भी एक माध्यम के सापेक्ष, हवा के सापेक्ष, और G का निकालना है तो ऊपर आ जाएगा G का अपवर्तनांक उसी के सापेक्ष जिसके सापेक्ष इसका अपवर्तनांक, उसी के सापेक्ष इसका अपवर्तनांक। तो AWμG बराबर AμW नीचे रहेगा, AμG ऊपर रहेगा, क्योंकि इसी का निकालना है, जिसका निकालना है ऊपर, जिसके सापेक्ष निकालना नीचे। अब मान दिया हुआ है AμG बराबर 3/2, और ये μW बराबर 4/3, और इसलिए WμG इक्वल टू 9/8। तो अगर कोई भी कांच का गुटखा जिसका हवा में अपवर्तनांक 3/4 है, तो 4/3 अपवर्तनांक वाले पानी में अगर डालेंगे तो उसका अपवर्तनांक पानी के सापेक्ष 9/8 होगा। जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। अगर माध्यम सघन है, यह है सघन माध्यम, सघन माने डेंस, डेंस माध्यम। और मान लीजिए ये आपका, मान लीजिए ये हमारा माध्यम विरल है, हवा है विरल, इसे हम विरल कहते हैं। अभी तक हमने यही निकाला हुआ विरल से सघन में, विरल यानी रेयर। और नीचे का माध्यम डेंस है, सघन है, कांच है, पानी है, तेल है, कुछ भी ऐसा है। ये अभिलंब है। जब भी किरण आएगी, यह आई, ये विरल माध्यम का कोण आई है, और ये सघन माध्यम का कोण आर है।
तो ये सघन माध्यम का जो कोण होगा वो विरल माध्यम के कोण से हमेशा छोटा होगा, यानी R is always smaller than I, smaller than angle I। क्योंकि सघन माध्यम का जो कोण होता है किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, लेकिन यदि इसका उल्टा हो, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो, अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, किरण इधर से अगर जाएगी तो विरल माध्यम में अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो मान लीजिए ये हमारा ऊपर का ये विरल माध्यम है, ये माध्यम है विरल और ये माध्यम है सघन। किरण यहां पड़ती है, अभिलंब है, अभिलंब पर ही किरण आती है। जब अभिलंब पर ये जो कोण बनाएगी आई, ये कोण और जो विरल माध्यम का कोण होगा निश्चित ही इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभिलंब से किरण दूर हट जाती है जब विरल माध्यम में जाती है। यदि हम इस कोण को बढ़ाते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि ये किरण 90 अंश पर चली जाएगी, इस दिशा में चली जाएगी, यानी हमारा ये जो कोण बन रहा है R, यहाँ ये 90 अंश हो जाएगा। इसको स्पर्श करती हुई किरण चली जाए, उस समय हमारा ये जो आपतन कोण, सघन माध्यम में बनने वाला आपतन कोण है, इसको हम कहते हैं क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण 90 से कम होगा और ये जो इसका अपवर्तन कोण है ये 90 अंश का है, ये बराबर है 90। इसलिए हमको इसके लिए पढ़ना है कि जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? यहां ध्यान रखें, किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम से सघन में नहीं आती, सघन से विरल में जाएगी। सघन का कोण छोटा रहेगा और विरल का कोण बड़ा हो जाएगा। तो सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 अंश हो, हम उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। तो क्रांतिक कोण क्या हुआ? सघन माध्यम का वह आपतन कोण, सघन माध्यम का वह आपतन कोण सघन माध्यम का वह आपतन कोण जिसका अपवर्तन कोण समकोण हो, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। यहां ध्यान से देखें, अब अगर हम अपवर्तनांक निकालते हैं, ये हमारा सघन माध्यम है, ये हमारा
विरल माध्यम है। ये हमारा सघन माध्यम है। वो सघन माध्यम हमने सपोज कर लिया कि माध्यम हमारा 1 है और ये माध्यम हमारा 2 है। यहाँ पर किरण 2 से 1 में जा रही है, माध्यम 2 से किरण 1 में जाती है। तो जो हम अपवर्तनांक निकालेंगे वो 2 के सापेक्ष 1 का निकलेगा, साइन आई अपान साइन आर। और इसलिए वन टू म्यू 1 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, क्योंकि ये किरण 2 से 1 में जाती है, इसलिए 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक 2μ1 इक्वल टू साइन इक्वल टू 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बराबर साइन सी अपान साइन आर बराबर साइन सी। और इसीलिए सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक, और इसीलिए 1μ2 इक्वल टू 1 अपान साइन सी। अर्थात किसी भी माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 अपान साइन सी। ये विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है, 1 अपान साइन सी। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर हवा है, ये कांच है, तो ये हो जाएगा हवा के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार अगर ये हवा है, ये पानी है, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक बराबर 1 अपान कांच का क्रांतिक कोण, हवा और कांच का क्रांतिक कोण। अब ये माध्यमों के लिए ये क्रांतिक कोण फिक्स रहते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हवा हो और कांच हो, वायु और कांच के लिए वायु एवं कांच के लिए जो सी का मान आता है वो बराबर होता है 41 डिग्री 49 मिनट। और इसलिए वायु एवं जल के लिए यहाँ जल हो यहाँ वायु हो, तो जो क्रांतिक कोण का मान आएगा वो आता है 48 डिग्री 39 मिनट। वायु और हीरा के लिए वायु एवं हीरा, हीरा बहुत ही अधिक चमकता है, हीरा के लिए क्रांतिक कोण का मान 24 डिग्री करीब आता है। तो इस प्रकार इन माध्यम के समूहों के लिए इस प्रकार का क्रांतिक कोण है। अब अगर क्रांतिक कोण इतना कोण हुआ तो प्रकाश की किरण दोनों माध्यमों के स्पर्श तल को छूती हुई चली जाएगी, अर्थात ये 90 अंश का कोण यहां पर बन जाएगा। ये तो हो गया क्रांतिक कोण। अब आइए हम क्रांतिक कोण के बाद आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पढ़ तो हम लोग रहे हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन, इसका नाम है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। यहां पर आप ध्यान से देखें, जब किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और उस कोण का मान, आपतन कोण का मान, जो सघन माध्यम में आपतन कोण है उसका मान यदि क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाए, जब क्रांतिक कोण होगा तब तो ये 90 अंश का कोण बनाएगी। थोड़ा भी अगर क्रांतिक कोण से बड़ा हुआ तो किरण दूसरे माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस हो जाएगी। इसी पर घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन सघन माध्यम का सघन माध्यम, ये हमारा सघन माध्यम है, डेंस, और ये विरल है। ये अभिलंब है। ये जो किरण है ये क्रांतिक कोण से बड़ी है। ये है हमारा क्रांतिक कोण, ये बड़ा क्रांतिक कोण है, और ये किरण हमारी क्रांतिक कोण से ज़्यादा पर आती है। इसलिए किरण उस माध्यम में ना जाकर ये इसी माध्यम में वापस चली जाती है। इसी को हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो जब सघन माध्यम का आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, क्रांतिक कोण से बड़ा हो जाता है, तो संपूर्ण किरण उसी माध्यम में वापस आ जाती है। तो संपूर्ण प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इसी को आंतरिक पूर्ण परावर्तन कहते हैं। इसी को आंतरिक पूर्ण परावर्तन कहते हैं। अब आंतरिक पूर्ण परावर्तन इसलिए कहते हैं कि इसमें प्रकाश का कोई भी हिस्सा उस माध्यम में नहीं जाता। सामान्यतः जब अपवर्तन होता है, कुछ भाग उसका परावर्तित होता है, कुछ अपवर्तित होता है। पूरा का पूरा जो प्रकाश का भाग होता है वो परावर्तित या अपवर्तित नहीं होता। लेकिन आंतरिक पूर्ण परावर्तन में कोई भी प्रकाश का हिस्सा दूसरे माध्यम में नहीं जाता। पूरा का पूरा संपूर्ण प्रकाश की ऊर्जा उसी माध्यम में वापस हो जाती है। इसे ही हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब इसके हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं और इसके बहुत सारे हमारे उपयोग भी हैं। आंतरिक पूर्ण परावर्तन का उदाहरण तो सामान्यतः हीरा जो चमकता रहता है उसकी चमक में ही दिखाई पड़ता है। जो हीरा चमकता है वो इसलिए इतना चमकता है क्योंकि हीरे का जो क्रांतिक कोण है वो 24 डिग्री है, और प्रकाश जब उसके अंदर जाता है तो उसमें आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता रहता है। अलग अलग फलकों से वो अंदर प्रकाश पूर्ण परावर्तित होता रहता है, और जब वो बाहर निकलता है तो टोटल प्रकाश पूर्ण चमक लिए हुए बाहर निकलता है, और इसलिए हीरा पूर्ण रूप से चमकता रहता है। इसी प्रकार इसका एक दूसरा भी उदाहरण हमारे पास है। अगर हमने मान लिया इस तरह का हमने एक बीकर लिया और इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब डाल दी,
इस बीकर में एक टेस्ट ट्यूब पड़ी हुई है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर हवा है, कुछ भरा नहीं, लेकिन इसके बाहर, इस टेस्ट ट्यूब के बाहर पानी भरा है। यहाँ हवा है, यहाँ पानी है, और हमें जानते हैं कि यहाँ जब ये सघन माध्यम से विरल माध्यम में किरण आएगी तो उसका पानी और हवा के बीच का जो कोण है वो 48 डिग्री और 39 मिनट है। अगर इससे ज़्यादा पर प्रकाश पड़ता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है और ये पूरा चमकदार चांदी की तरह से चमकती हुई किरण दिखाई पड़ेगी। इस तरह से ये किरण यहाँ से पूर्ण परावर्तित हो जाएगी और चमकती हुई दिखाई पड़ेगी। यहाँ पर हम आग रख के देखते हैं तो ये किरण पूरा चमकती हुई दिखाई पड़ती है। ये भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का एक उदाहरण है। इस तरह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। इसका उपयोग भी जो ऑप्टिकल फाइबर है उसमें करते रहते हैं। इसका उपयोग ऑप्टिकल फाइबर यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक इंफॉर्मेशन भेजने के लिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों को भेजने के लिए इसका उपयोग करते हैं। उपयोग ऑप्टिकल फाइबर, यानी इसको कहते हैं प्रकाशिक तंतु। ऑप्टिकल फाइबर में बहुत पतले पतले इस तरह के तंतु होते हैं। इसके जो अंदर का भाग होता है, अंदर के भाग का जो अपवर्तनांक होता है 1.7 होता है और इसकी जो क्लैडिंग यानी ऊपर का भाग होता है उसका 1.4 होता है। ये अंदर का भाग है, इसको कहते हैं कोर, और यह है क्लैडिंग। क्लैडिंग कहते हैं ऊपर का कवर। क्योंकि अंदर का भाग का अपवर्तनांक अधिक है और बाहर के भाग का अपवर्तनांक कम है, इसलिए इसमें जो भी इंफॉर्मेशंस आती है वो इसके अंदर पूर्ण परावर्तित होती है और पूर्ण परावर्तित होकर के आगे बढ़ती जाती है। ये आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है। तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इस फाइबर के द्वारा एक स्थान से दूर दूर तक हम सूचनाओं को, इन्फॉर्मेशंस को बड़े आराम से भेज देते हैं। तो इस तरह इसका ये उपयोग भी हम करते रहते हैं। यह हुआ पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का बहुत सारे हमारे पास घटनाएं हैं जो समानता अनुभव में आती रहती। अगर आप रेगिस्तान में जाएं तो मरीचिका एक घटना होती है जो समानता अनुभव में आती है। मरीचिका ठंडे प्रदेशों में भी होती है और गर्म प्रदेशों में भी होती है। मरीचिका गर्म प्रदेश में अर्थात रेगिस्तान में चूंकि नीचे का भाग एक गर्म रहता है और ऊपर का भाग ठंडा रहता है, और इसलिए नीचे का जो ये विरल रहता है। नीचे की जो लेयर्स होती हैं गैसों की, ये विरल है और ऊपर सघन है। इसलिए अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति यहां खड़ा है,
किसी भी वृक्ष की छाया, यहां से चलने वाली किरण का आंतरिक पूर्ण परावर्तन हो जाता है और वो इसकी आंख पर पड़ती है तो ये यहाँ से नीचे से आती हुई मालूम पड़ती है और उसका यहाँ पर प्रतिबिंब बनता हुआ दिखाई पड़ता है। लगता है कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, क्योंकि गर्मी रहती है, हिलती रहती हैं लेयर्स, इसलिए ये यहाँ पर लगता है कि ये पानी के अंदर इसकी परछाई बन रही है। देखने वाले व्यक्ति को यहाँ पर पानी दिखाई पड़ता है, जबकि यहाँ पर रेगिस्तान है, यहाँ पर पानी नहीं है, लेकिन ये मरीच का दिखाई देती है, अर्थात इसको पानी का आभास होता है, जबकि यहाँ पर पानी नहीं है, क्योंकि किरणें यहाँ से आती हैं, यहाँ से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होकर इसका प्रतिबिंब इस तरह से बन जाता है। ये तो हुआ हमारा रेगिस्तान में किस प्रकार से पेड़, झाड़ियाँ और हिलती हुई नीचे उल्टा प्रतिबिंब उनका दिखाई पड़ता है और पानी के भरे होने का आभास होता है। होता नहीं है पानी, वहाँ पर हमको एक अनुभव होता है, आभास होता है, क्योंकि उसका प्रतिबिंब उल्टा हमको दिखाई पड़ता है। ये तो दिखता नहीं, किरण तो इधर से आती हुई हमको दिखाई पड़ती है और इस तरह से ये किरण, ये इसका प्रतिबिंब हमको दिखाई पड़ता है। इसी तरह से जो ठंडे प्रदेश हैं, ये तो हुआ रेगिस्तान में, और ठंडे प्रदेश में ठंडे क्षेत्र में समुद्र में जो जहाज आ रहा होता है उल्टा आता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ठंडे प्रदेश में यहाँ पर ये नीचे का भाग ठंडा है, ये ठंडा है, और ऊपर का भाग कम ठंडा है। और इसलिए जो कम ठंडा है तो यहाँ की जो लेयर्स हैं वो विरल हैं और यहाँ की लेयर्स सघन है। इसलिए जो जहाज आ रहा है पानी में, ये जो जहाज यहाँ पर आ रहा है, इससे चलने वाली किरण का यहाँ से आंतरिक पूर्ण परावर्तन हो जाता है और ये इस देखने वाले व्यक्ति की आंख पर प्रकाश आता है और ये व्यक्ति इस तरह से देखता है। ये वस्तु इसको यहाँ उल्टी दिखाई देती है, ये यहाँ पर उल्टी दिखाई देती है। लगता है कि जहाज ऊपर आ रहा है, आकाश में आ रहा है, आता पानी में है, लेकिन इस पूर्ण जो आंतरिक परावर्तन होता है उसके कारण जहाज उल्टा दिखाई देता है, क्योंकि इससे किरण चलती है, किरण चलने के बाद यहाँ से आंतरिक पूर्ण परावर्तन होता है और व्यक्ति को ये दिखाई देने लगती है, लेकिन ये दिखती यहाँ है, बजाय यहाँ दिखने के यहाँ दिखती है और इसीलिए लगता है कि उल्टा जहाज आ रही है, इसका उल्टा यहाँ पर दिखता है। तो ये आंतरिक पूर्ण परावर्तन के उदाहरण हैं, जिससे हमको ये पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी प्रकृति की घटनाएं हैं जिन घटनाओं में इन्हीं जो हैं उन्हीं का उपयोग है, यही कारण है जिसका कारण वो घटनाएं हमको विशेष तरह की दिखाई पड़ती है। तो ये तो रहा हमारे आंतरिक पूर्ण परावर्तन और क्रांतिक कोण और ये अपवर्तन। बस आज इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि इस चैप्टर में किसी भी प्रकार का डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन अथवा हमारे सोशल साइट्स पर जाकर पूछ सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिया होगा।